अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में पेज नंबर 50 के ऊपर 12 नंबर पुष्पिका में हम लोग विचार कर रहे थे। तो 3 विधि बताई थी, अपूर्व विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। उसमें अपूर्व विधि का विचार हुआ, गुण विधि भी बताई। अब विचार चल रहा था विशिष्ट विधि का। ठीक है जी। तो अपूर्व विधि के बारे में बताने के बाद, क्योंकि अपूर्व विधि में क्या होता है, कर्म किसी भी प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं रहता है। और प्राप्त ऐसे जो यागादिक कर्म, उसका प्रतिपादन करने वाली विधि, अज्ञातार्थ ज्ञापको विधि कहा था ना, विधि का लक्षण उसी का स्पष्टीकरण किया था। प्रयोजन वाला हो, अज्ञात ऐसा अर्थ हो, उसका ज्ञापन करने वाला जो होता है वेद भाग, वेद का अंश, उसको कह दिया था क्या, विधि। तो हो गई अपूर्व विधि। फिर उसके बाद गुण विधि बताई। तो गुण विधि में बताते समय इस बात को बताया था कि कर्म तो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त है, अब केवल अप्राप्त ऐसा जो गुण, उसका विधान किया जा रहा है, तब उसको कहते हैं क्या जी, गुण विधि। गुण विधि का उदाहरण दिया था दधना ज्योति। दधना ज्योति इस वाक्य के द्वारा यज्ञ याग वो उसका विधान नहीं है, वो तो प्राप्त ही है। तो बोलेंगे कैसे प्राप्त है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य आता है, कौन सा, अग्निहोत्रम जुहुयात्। इस वाक्य के द्वारा प्राप्त जो अग्निहोत्रादि कर्म, उसके लिए गुण का विधान किया। कौन से वाक्य में, दधना ज्योति। इसलिए लिखा था यत्र कर्ममाणांतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्येन गुणमात्रम विधत्ते। ऐसी जो विधि होती है उसको कह दिया था कौन विधि, गुण विधि। ठीक है जी। अब दधना ज्योति इस वाक्य के द्वारा पुनः याग का भी विधान मानेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, विधि का जो लक्षण है वो उसमें घटित नहीं होगा। विधि किसको कहते हैं, अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराने वाला जो वेद भाग, उसको कहते हैं विधि। अब दधना ज्योति के द्वारा पुनः कर्म का याग का विधान मानेंगे तो वो तो प्राप्त ही है, अग्निहोत्रम जुहुयात् इस वाक्य के द्वारा। फिर दधना ज्योति वाक्य क्या हो जाएगा, प्राप्त का प्रापक हो जाएगा कि अप्राप्त का प्रापक हो जाएगा, प्राप्त का प्रापक होगा, तब उसमें विधि का लक्षण घटेगा नहीं। लेकिन एक भी बात हो गई। इसलिए दधना ज्योति यहाँ पर केवल गुण विधि है। ठीक है जी। तो फिर दधना ज्योति का अर्थ हो गया था क्या, दधना यागम भावयेत् हो गया जी। ये हो गई गुण विधि। उसके बाद बताई थी विशिष्ट विधि। ठीक है ना। उसके बारे में लिखा था यत्र तो उभयम अप्राप्तम, जहां पर दोनों भी अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है। उभयम, उभयम का अर्थ लिखा था ना कल, क्या क्या, विसर्जनम प्रधानम च, अर्थात शेष शेषी, अंग अंगी, अर्थात गुण और यागादिक, इन दोनों का उभयम अप्राप्तम। अप्राप्तम, अप्राप्तम मतलब क्या, तो अप्राप्तम शब्द करता है
पृथक पृथक वाक्येन अविहितम। पृथक पृथक वाक्येन अविहितम। पृथक पृथक वाक्येन अविहितम, तो मतलब क्या हुआ फिर? अन्य अन्य वाक्य के द्वारा जो विहित नहीं है, इसी एक वाक्य के द्वारा दोनों का विधान हो रहा है, कर्म का और गुण का। तो ऐसे स्थल पर वो कौन सी विधि है? विशिष्ट विधि है। इस बात को कह रहे, देखिए, यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। विशिष्ट का विधान किया जाता है। विशिष्ट मतलब कैसा जी? तो विशिष्ट शब्द का अर्थ है गुण विशिष्टस्य यज्ञादेहे। गुण विशिष्टस्य यज्ञादेहे कर्मणः विधिः। कर्मणः विधिः विशिष्ट विधिः। गुण विशिष्ट यज्ञादेः कर्मणः विधिः विशिष्ट विधिः। ठीक। गुण विशिष्ट यज्ञादि कर्म का विधान यदि होता है तो उसको कहते हैं क्या? विशिष्ट विधि। तो वही लिखा, यत्र तो उभयम अप्राप्तम। इसके ऊपर विशिष्ट विधि ऐसे लिखा है ना कल। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। उदाहरण दे रहे, यथा सोमेन यजेत इत्यत्र। ये वाक्य है वेद का। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयो अप्राप्तत्वात्, है कि नहीं? ये जो वाक्य है इसके पूर्व में याग का विधान करने वाला और कोई वाक्य है ही नहीं है। जैसे दधना ज्योति के पूर्व में अग्निहोत्रम जुहुयात, इस प्रकार से याग का विधान करने वाला वाक्य है। इसलिए वहां पर कह सकते हम लोग क्या? प्राप्त कर्म जो है यागादिक अग्निहोत्रादिक, उसके उद्देश्य से दधि का विधान, इसलिए वो हो गई थी कौन? गुण विधि। उस प्रकार सोमेन यजेत, इस वाक्य के पूर्व में भी यदि ऐसा कोई वाक्य होता जिससे कि कर्म का विधान है, याग का विधान है, तो उसको उद्देश्य बनाकर सोम का विधान यहाँ हो रहा है ऐसा हम मानते, तब तो सोमेन यजेत ये अभी क्या हो जाती? गुण विधि हो जाती। किंतु इसके पूर्व में किसी वाक्य के द्वारा कर्म का विधान नहीं है, इसलिए अब सोमेन यजेत इस वाक्य से याग का भी विधान मानना पड़ेगा, है कि नहीं? और फिर सोमेन ये भी पद आया है, ये तो गुण है, तो फिर इसका भी विधान है। फिर ये कौन सी विधि है? इसको क्या अपूर्व विधि मानेंगे या गुण विधि मानेंगे? ये प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे, ये तो न गुण विधि मानेंगे इसको, न अपूर्व विधि। फिर कौन सी विधि है? विशिष्ट विधि है। वही लिखा, सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयो हो अप्राप्तत्वात्। सोम और याग दोनों भी प्राप्त न होने के कारण, प्राप्त न होने के कारण मतलब अन्य प्रमाण के द्वारा विहित न होने के कारण, सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का क्या कर रहे? विधान कर रहे। ठीक है। तो फिर बोलेंगे फिर क्या अर्थ होगा वाक्य का? तो बता रहे, सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधः। ठीक है जी। सोमेन यजेत, इस वाक्य का वाक्यार्थ बोध अर्थात शाब्द बोध, अर्थात इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ जी? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। बोलिए, ठीक है। सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। सोमवान, सोम वाला, ऐसा जो याग उसके द्वारा इष्ट की सिद्धि करे,
जो भी इष्ट होगा स्वर्गाधिक उसकी क्या करें, सिद्धि करें, यह अर्थ हुआ। अब प्रश्न यहाँ आता है कि यहाँ पर वाक्य जो है वेद का वो तो सोम वाला याग ऐसा तो है नहीं। सरल सरल वाक्य क्या है जी, सोमेन यजेत। तो सोम शब्द का अर्थ सोम होता है, तृतीया उसके नाम बाद में लगी हुई है, और तृतीया का अर्थ होता है करण साधन। तो सीधा अर्थ होना चाहिए सोमेन इष्टम भावेत। क्या होना चाहिए जी, सोमेन इष्टम भावेत। सोम के द्वारा इष्ट की भावना करो, इष्ट की सिद्धि करो। फिर बोलेंगे फिर सोमेन इष्टम भावेत, इष्टम किम है कि नहीं, तो बोलेंगे याग। बोलेंगे याग कैसा लेंगे, क्योंकि याग तो और किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त है नहीं है। यदि इसके पूर्व में सोमेन यजेत, इस वाक्य के पूर्व में किसी वाक्य के द्वारा याग प्राप्त रहता तब तो ये कह सकते थे सोमेन इष्टम भावेत। याग का विधान है नहीं है, तब तो याग का भी विधान मानना पड़ेगा इसी वाक्य के द्वारा। तो बोलेंगे मान लो, फिर याग का भी विधान मानेंगे तो कैसा मानेंगे फिर। यहाँ पर विधायक विधान करने वाला प्रत्यय तो एक है, यजेत में तो प्रत्यय एक है, और एक प्रत्यय के द्वारा एक बार एक का ही विधान होता है, दो दो का विधान हो नहीं सकता है कि नहीं। सोम का भी विधान, याग का भी विधान। और यदि मानेंगे एक प्रत्यय के द्वारा दोनों का विधान, तब तो उस प्रत्यय की आवृत्ति करना पड़ेगी, अर्थात पुनः उच्चारण करना पड़ेगा, तब दो वाक्य बन जाएंगे। क्या, सोमेन इष्टम भावेत एक, और यागेन इष्टम भावेत, इस प्रकार से कितने वाक्य बन जाएंगे, दो वाक्य बन जाएंगे। ठीक है ना जी। एक ही प्रत्यय के द्वारा जब दोनों का विधान मानना है कि नहीं, वो भी अलग अलग स्वतंत्र पदार्थों का दोनों का विधान मानना है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वाक्य भेद। क्या होता है जी, वाक्य भेद। फिर वाक्य भेद मतलब दो वाक्य हो जाते हैं। तो दो वाक्य क्या बनेंगे, सोमेन इष्टम भावेत, यागेन इष्टम भावेत। तो फिर बोलेंगे भाई वाक्य भेद होगा तो वो तो इष्ट नहीं है, क्योंकि वाक्य भेद तो दोष कहा गया है। वाक्य भेद क्या है जी, दोष, वो तो आना नहीं चाहिए है कि नहीं। अब क्या कर रहे, तो सिद्धांति का उत्तर यह है कि वाक्य भेद दोष न आवे, इसलिए यहां पर सोमेन यजेत इस वाक्य में सोम पद में लक्षणा कर लेंगे। क्या करेंगे, अर्थात लक्षणा करके ऐसा अर्थ निकल आएगा कि एक का ही विधान यहां सिद्ध होगा, दोनों का विधान सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि सोम पद में लक्षणा करने के बाद अर्थ हो जाता है सोमवता यागेन इष्टम भावेत। सोम वाला जो याग, अब यहां पर विशिष्ट हुआ, विशेषण हो जाएगा सोम और विशेष हो जाएगा कौन, याग। और विशेषण अधिक विशेष्य बराबर विशिष्ट, तो विशिष्ट एक होता है, तो ये यहां पर एक का विधान हो जाएगा, अर्थात वाक्य भेद नहीं होगा। वाक्य भेद कब होगा जी, जब सोम पद में लक्षणा न मानकर एक ही प्रत्यय के द्वारा सोम और याग दोनों का स्वतंत्र रूप से विधान मानेंगे, तब क्या होगा, वाक्य भेद। और जहां वाक्य भेद होता है वहां बहुत सारे दोष आ जाते हैं, 8 प्रकार के दोष आ जाते हैं, इसलिए वाक्य भेद होना नहीं चाहिए। अब उस दोष से बचने के लिए यहां पर एक प्रत्यय के द्वारा उस प्रत्यय की आवृत्ति करके सोम और याग दोनों का स्वतंत्र रूप से विधान न मानकर उन दोनों में विशेष विशेषण भाव करके विधान मानेंगे। क्या करेंगे, विशेष विशेषण भाव करके विधान मानेंगे। और विशेष विशेषण भाव करके जब विधान हो जाएगा, अर्थात विशिष्ट का विधान होगा। और जब विशिष्ट का विधान होता है तो विशिष्ट एक होता है, विशिष्ट दो नहीं होता है, तब वाक्य दोष वाक्य भेद नहीं आएगा। वही लिखा है आगे, सोम पदे। फिर बोलेंगे ठीक है कर लो लक्षणा, तो कौन सी लक्षणा करेंगे भाई, तो लिख रहे सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया, मतुप अर्थ में लक्षणा करेंगे। किस अर्थ में जी, तो मतुप अर्थ में। मतुप कर होता है मत है कि नहीं, सोमवत अर्थ हो जाएगा।
अर्थात सोम वाला, वाला अर्थ में लक्षणा करेंगे। अर्थात कौन सी लक्षणा करेंगे? तो इसको बोलते मत्वर्थीय लक्षणा। क्या जी? मत्वर्थीय लक्षणा। इसी को दूसरे शब्दों में कहना हो तो अजहत लक्षणा। क्या कहेंगे? अजहत लक्षणा। मत्वर्थीय लक्षणा बोले चाहे अजहत लक्षणा बोले, ठीक है। चलिए भाई, सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया, मतुब अर्थ में, वाला अर्थ में लक्षणा करके फिर सोमेन यजत, इस वाक्य का वाक्य बोध हो जाएगा, वाक्यार्थ हो जाएगा। क्या? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत इति वाक्यार्थ बोध। सोम वाले याग के द्वारा इष्ट की भावना करो, इष्ट की सिद्धि करो, ये वाक्य बोध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। न च उभय विधाने वाक्य भेद, उभय विधाने वाक्य भेद न, क्यों? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात् किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्। मिला भाई पंक्ति? देखिए भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है क्या कि वाक्य भेद हो जाएगा, दोनों का विधान मानेंगे तो। उत्तर दे रहे सिद्धांती, उभय का स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से विधान होगा तब वाक्य भेद होगा, है कि नहीं? किंतु यहां पर स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से दोनों का विधान नहीं है। फिर कैसा विधान है? प्रत्येकम उभयस्य अविधाना, हरेक एक एक का, उभय का, दोनों का अलग अलग विधान नहीं है। यदि अलग अलग विधान रहता तो क्या होता? वाक्य भेद। किस प्रकार का वाक्य भेद? सोमेन इष्टम भावयेत यागेन इष्टम भावयेत, ऐसा वाक्य भेद होता। कब? लक्षणा न करके दोनों का स्वतंत्र रूप से विधान मान दे तब। किंतु यहाँ पर लक्षणा की जा रही है, अतः प्रत्यय के द्वारा दोनों का स्वतंत्र विधान नहीं है, एक का ही विधान है कि नहीं? क्योंकि लक्षणा करने के बाद विशिष्ट अर्थ निकल आता है और विशिष्ट एक होता है, तो वही लिखा। न च उभय विधाने वाक्य भेद प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, उभय का विधान नहीं है। फिर विधान कैसा है? किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, विशिष्ट ऐसे एक का ही क्या है जी? विधान है। लग गया पंक्ति? अब थोड़ा सा और विचार करेंगे तो सोम पद में लक्षणा कर दिया, कौन से? अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा कहा कैसी होती है जी? अजहत लक्षणा का मतलब होता है शक्यार्थ का त्याग न करते हुए अन्य अर्थ का ग्रहण। जैसे दधि काकेभ्यो दधि रक्षता, यहाँ पर अजहत लक्षणा है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर भी सोम पद का जो अर्थ है सोम, उसका तो ग्रहण करना ही है, किंतु उसके संबंधी याग का भी सोम पद से ग्रहण करना है, इसलिए वो हो जाएगी क्या? मत्वर्थीय लक्षणा। तो बोध हो जाता है सोमवता यागे न इष्टम। ठीक है, तो लक्षणा करनी यहाँ पर बहुत आवश्यक है। कैसी? इस पर एक वाक्य, एक टिप्पणी लिख लेते हैं। सोमेन यजेत अत्र सोमेन यजेत अत्र लक्षणा आवश्यकी, लक्षणा आवश्यकी। तथा ही भावनायाः करणाकांक्षायां समान पदोपात्त
समान पदोपात्त धात्वर्थेन एव शांतायाम भिन्न पदेन उपात्तम भिन्न पदेन उपात्तस्य भिन्न पदेन उपात्तस्य सोमस्य अन्वयः अनुपपन्नः एव। सोमस्य अन्वयः अनुपपन्नः एव। पूर्ण विराम। एकस्य साध्यस्य एकं भवति साधनम् एकं भवति साधनम् न द्वे भवतः पूर्णविराम। अतः सामानाधिकरण्येन सोमयागयोः अन्वय अनुपपत्त्या लक्षणा स्वीकर्तव्या एव। ठीक, चलिए भाई, लक्षणा या करना ही पड़ेगी। क्यों लक्षणा नहीं करेंगे तो दो आपत्ति आती है। एक तो सोमपद व्यर्थ हो जाएगा, दूसरी बात वाक्य भेद हो जाएगा। ठीक है, तो सोमपद कैसा व्यर्थ होगा वो पहले यहां पर लिख दिया। देखिए, सोमेन यजेत इति, सोमेन यजेत अत्र लक्षण आवश्यक है। कैसे बता दिया, अभी लिखा आप लोगों ने, समझ लेते उसको। तथा ही तो वाक्य है सोमेन यजेत, यजेत में त प्रत्यय है, उसमें दो अंश है, आख्यात और लिंग। आख्यात का अर्थ है क्या, अर्थी भावना। अब अर्थी भावना हुई तो उसको आकांक्षा होती है करण की, तीनों की होती है, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो समझ लीजिए यहाँ करण की आकांक्षा हुई, तो करण की आकांक्षा होने पर उस आकांक्षा की शांति हो जाती है। किससे, यजेत, ये जो समान पद, एक पद, उसमें आया हुआ धातु का अर्थ जो याग, यह धातु का अर्थ जो याग, तो यागेन भावयेत, तो करण आकांक्षा शांत हुई, है कि नहीं। जब करण आकांक्षा शांत हो गई तो सोम पद का क्या करेंगे, उसका अन्वय कहीं पर हो नहीं पाएगा, तो हो जाएगा व्यर्थ। इसीलिए सोम पद की क्या करना पड़ती है, लक्षणा। वही लिखा है, तथा ही भावनाया, भावना को करण आकांक्षायाम, भावना को करण की आकांक्षा होने पर समान पदोपात्त, समान पद मतलब एक पद, एक ही पद में ग्रहण किया हुआ जो धातु का अर्थ यजेत में त प्रत्यय भी है, जिसके द्वारा भावना कही जा रही है, और उसी यजेत पद में, एक पद में ही धातु आया है कि नहीं, यज, उसका अर्थ क्या है, या। तो वही लिखा, समान पदोपात्त, एक ही पद के, यजेत एक ही पद है, उस एक ही पद के द्वारा उपात्त ग्रहण किया हुआ जो धात्वर्थ, कौन, याग, धात्वर्थेन शांतायाम यागेन भावयेत, है कि नहीं। करणाकांक्षा शांत हो गई, करणाकांक्षा मतलब केन भावयेत, तो केन भावयेत
यागेन भावयेत्, याग के द्वारा कर्ण आकांक्षा शांत हो जाती है। और याग ही क्यों लेंगे? समान पदोपात्त होने के कारण। ठीक है जी। तो चलिए, शांतायाम भिन्न पदेन उपात्तस्य सोमस्य, अब भिन्न पद में ग्रहण किया हुआ जो सोम, क्योंकि सोमेन यजेत, यह वाक्य जो है उसमें सोमेन ये क्या है जी? स्वतंत्र पद है। यजेत ये स्वतंत्र पद है। और इति करणाकांक्षा जब एक ही पद में ग्रहण किया हुआ जो धातु का अर्थ याग, उससे शांत हो गई, तो अन्य पद में ग्रहण किया हुआ जो स्वम, उसका क्या हो जाएगा? अन्वय हो ही नहीं पाएगा। वही लिखा है, उपातस्य सोमस्य अन्वय अनुपपन्न, अन्य भिन्न पद के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो सोम, उसका अन्वय नहीं होगा। एकस्य साध्यस्य एकमेव भवति साधनम, एक साध्य का साधन एक ही होता है कि नहीं? जैसे इष्टम भावेत, यागेन इष्टम भावेत, तो या इष्ट का जो साधन वो कौन हो गया? याग। वो जो इष्ट है स्वर्ग आदि जो भी कुछ होगा, उसके दो साधन नहीं कर सकते। यदि दो साधन हो पाते तो सोमेन इष्टम भावेत, यागेन इष्टम भावेत, इस प्रकार से वाक्य भेद होने पर भी उस दोष को हम मान लेते, किंतु ऐसा नहीं है। तो एक ही साधन है, तो करणाकांक्षा निवृत्त हो गई। कौन सी? यागेन इष्टम भावेत हो गया जी। चलिए, एकस्य साध्यस्य एकम भवति साधनम, एक साधन होता है, न द्वे भवत, तो नहीं होते हैं। अतः सामानाधिकरण्येन सोमयागयो अन्वय अनुपपत्त्या, इसलिए सामानाधिकरण्येन रूपेण, मतलब समान सत्ता करके, अर्थात दोनों का बराबरी से विधान मान नहीं सकते। किन दोनों का? सोम का और याग का। ठीक है जी। सामानाधिकरण्येन सोम यागयो अन्वय अनुपपत्त्या, अनुपत्ति हो जाती है, उपपत्ति नहीं लगेगी, इसलिए लक्षणा स्वीकर्तव्या एव। इसलिए सोमपद में क्या करना पड़ेगी? लक्षणा। अब लक्षणा करी तो क्या अर्थ हो जाएगा फिर? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत् हो गया जी। तो चलिए आगे, न च उभय विधाने वाक्य भेद, उभय का विधान मानेंगे तो कौन दोष आता है जी? वाक्य भेद। वो कैसा आता है उस पर एक वाक्य लिखते हैं। फिर उभय का विधान यदि मानेंगे तो वाक्य भेद होगा, और वाक्य भेद होने पर 8 दोष कौन से आते हैं उसको बताते हैं बाद में। तो पहले उभय विधान कब होता है तो उस पर थोड़ा लिखिए। मत्वर्थ लक्षणाम विना मत्वर्थ लक्षणाम विना सोमेन यागेन इष्टम भावयेत्। इष्टम भावयेत् इति सोमयागयोः इति सोमयागयोः सामानाधिकरण्येन अन्वये, सामानाधिकरण्येन अन्वये सति उभयोः निरपेक्षतया विधानं भवति पूर्ण विराम। विधायक प्रत्ययः तु एकः एव। विधायक प्रत्ययः तु एकः एव पूर्ण विराम।
सह एकवारम एकम विधाय सह एकवारम एकम विधाय पुनः अन्यम विदध्यात् पुनः अन्यम विदध्यात् पूर्ण विराम अन्यस्य विधानाय अन्यस्य विधानाय विधायक प्रत्ययस्य विधायक प्रत्ययस्य आवृत्ति ही स्यात् विधायक प्रत्ययस्य आवृत्ति ही स्यात् पूर्ण विराम सोमेन इष्टं भावयेत् सोमेन इष्टं भावयेत् यागेन इष्टं भावयेत् यागेन इष्टं भावयेत् इति पूर्ण विराम तथा सति भवति एव वाक्य भेदः वाक्य भेद बराबर वाक्य द्वयता वाक्य द्वयता ठीक पूर्ण विराम लक्षणया विशिष्टस्य विधानात् न वाक्य भेदः न वाक्य भेद अर्धविराम विशिष्टस्य एकत्वात् इत्यर्थः विशिष्टस्य एकत्वात् इत्यर्थ ठीक अर्थ देखिए भाई मत्वर्थ लक्षणा बिना समझ लीजिए मतुवर्थ में लक्षणा नहीं करेंगे तो क्या वाक्य है सोमेन याग तो वाक्य का अर्थ हो जाएगा सोमेन यागेन इष्टम भावये इस प्रकार से तब सोम यागयो सोम और याग इन दोनों का सामानाधिकरण्येन अन्वये सति सामानाधिकरण्य रूप से समान रूप से दोनों का विधान मानना पड़ेगा कब लक्षणा नहीं करेंगे तब दोनों का विधान मानना पड़ेगा अब दोनों का विधान मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा उभयो हो निरपेक्षतया विधानम भवति एक दूसरे की अपेक्षा न करके दोनों का विधान हो रहा है फिर है कि नहीं सोम को याग की अपेक्षा नहीं और याग को सोम की अपेक्षा नहीं दोनों का स्वतंत्र रूप से विधान हो जाएगा फिर दोनों वाक्य हो जाते हैं है कि नहीं तो और आगे निरपेक्षतया विधानम भवति विधायक प्रत्यय तो एक किंतु विधान करने वाला प्रत्यय कितना है एक अब विधान करने वाला प्रत्यय एक है और विधान दोनों का है तब विधान करने वाला जो प्रत्यय है उसकी क्या करना पड़ी आवृत्ति तो आवृत्ति करना पड़ी सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत तो वाक्य दो बन गए चलिए स एक वारम एकम विधाय वो जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय एक बार एक का विधान करके पुनः अन्यम विदध्यात् पुनः अन्य की विधान करेगा दूसरे का विधान करेगा है कि नहीं अन्य से विधानाय विधायक प्रत्यय से आवृत्ति से अन्य का दूसरे का विधान करने के लिए विधायक प्रत्यय की क्या करनी पड़ी आवृत्ति करनी पड़ेगी तब फिर दोनों वाक्य बन जाएंगे सोमेन इष्टम भावयेत यागेन इष्टम भावयेत तथा सती भवती एवं वाक्य भेद तो वाक्य भेद हुआ वाक्य द्वयता आ गई है कि नहीं अब जब वाक्य द्वयता आ जाती है वाक्य भेद हो जाता है तो वह विकल्प निर्माण हो जाता है क्योंकि एक साध्य के लिए एक साधन फिर इसका मतलब ये हो जाएगा
सोम के द्वारा तुम इष्ट की भावना करो, इष्ट की प्राप्ति करो, अथवा याग के द्वारा इष्ट की प्राप्ति करो। अब जब ऐसा विकल्प हो जाता है, वाक्य भेद हुआ, वाक्य भेद होना मतलब विकल्प होना है, क्योंकि निरपेक्ष रूप से दोनों का विधान हो रहा है, और विकल्प हुआ तो 8 दोष आ जाते हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे। अब जब विशिष्ट का विधान मानेंगे तो वाक्य 2 होते ही नहीं है, विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि विशिष्ट एक होता है। कैसा एक होता है विशिष्ट, तो बताते, इसको पूरे कर लीजिए पहले। तथा सती भवती एवं वाक्य भेद, इतना लगा। लक्षण या विशिष्ट से विधान, किंतु लक्षणा करेंगे तो विशिष्ट का विधान होगा, फिर न वाक्य भेद, वाक्य भेद भी नहीं होगा। क्यों? विशिष्टस्य एकत्वात्, विशिष्ट क्या होता है जी? एक होता है। कैसे बता रहे हैं, तो पुस्तक में आया था ना, न च उभय विधाने वाक्य भेद, तो उभय विधान जब माना तो क्या हो जाता है? वाक्य भेद। किंतु सिद्धांत क्या है? उभय का विधान स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। तो प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, आया ना पंक्ति पुस्तक में, तो उसका अर्थ लिखिए एक वाक्य में, प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, इसका मतलब पृथक पृथक सोमयागयोः पृथक पृथक सोमयागयोः विधानाभावात्, पृथक पृथक सोमयागयोः विधानाभावात्, यह अर्थ हुआ कौन से शब्द का? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्। हेतु दिया है किसके लिए? वाक्य भेद होगा नहीं, इस बात को बताने के लिए। वाक्य भेद कब होगा? पृथक पृथक सोम और याग का विधान मानेंगे तब। किंतु यहाँ पर पृथक पृथक सोम और याग का विधान नहीं है, विधान का अभाव है, क्योंकि हम लक्षणा की करना है यहाँ पर, ठीक है ना जी। इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ पर? वाक्य भेद नहीं होगा। पृथक पृथक सोम यागयो विधानाभावात्, किंतु फिर विधान कैसा है जी? विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, विशिष्ट का एक का ही विधान है। अभी विशिष्ट का विधान है मतलब क्या है जी? और विशिष्ट एक होता है, इसके लिए लिखते एक टिप्पणी विशिष्टस्य, इसके ऊपर विशिष्टस्य बराबर, विशिष्टस्य बराबर सोम विशिष्ट यागस्य एव, सोम विशिष्टस्य, सोम विशिष्ट यागस्य एव, विशिष्टस्य का मतलब सोम विशिष्ट यागस्य एव। विशिष्ट का विधान है मतलब सोम विशिष्ट याग का विधान है। कौंस में लिखिए, विशेष्य विशेषण भावेन, विशेष्य विशेषण भावेन सोमयागयोः सोमयागयोः एकत्वम् एव सिद्ध्यति, एकत्वम् एव सिद्ध्यति। ठीक है जी। देखिए भाई, विशेष विशेषण भावेन, उन दोनों में विशेष विशेषण भाव करके सोम और याग इन दोनों का एकत्व ही है, भेद नहीं है, विशिष्ट एक होता है। उदाहरण लिखिए, यथा श्वेत कंचुकम आनय, श्वेत कंचुकम आनय, लिखा, अर्धविराम आगे, न अत्र वस्त्रम पुरुषम च
वस्त्रम पुरुषम च पृथक कोपि आनयेत, कोपि आनयेत, पूर्ण विराम। पुरुषे आनीते, पुरुषे आनीते कंचुकम आयाति एव, पुरुषे आया आनीते कंचुकम आयाति एव। अर्थ देखिए भाई, यहां पर विधान विशिष्ट का है क्या? दोनों का स्वतंत्र स्वतंत्र विधान है? विशिष्ट का विधान है। विशिष्ट मतलब कौन, कैसा विशिष्ट? सोम विशिष्ट यागस्य, मतलब याग का ही विधान है, सोम उसका विशेषण है, लक्षणा करके। ठीक है जी। तो सोम विशिष्ट यागस्य एव, तो विशेष विशेषण भावेन, विशेष विशेषण भाव बनाकर सोम यागयो एकत्वमेव सिद्ध्यति। सोम और याग दोनों क्या है? एक ही है, विशिष्ट एक होता है। कैसे? उदाहरण दिया, समझ लीजिए किसी ने वाक्य प्रयोग किया, अरे भाई जाओ वहां पर, फिर जाकर क्या करो? श्वेत कंचुकम आनय, वाक्य प्रयोग कर दिया। कंचुक कहते शर्ट सदरा, श्वेत कहते सफेद, वहां जाओ सफेद शर्ट वाले को ले आओ, विधान कर दिया। सुनने वाले ने वाक्य सुन लिया, सुनकर वहां चला गया। अब वहां पर इस वाक्य में दोनों का अलग अलग विधान है या विशेष विशेषण भाव करके एक का विधान है? ये प्रश्न, एक का ही विधान है। इसमें श्वेत कंचुक क्या है? उसका विशेषण, और वो सफेद शर्ट जिसने धारण किया हुआ है वह व्यक्ति हो गया विशेषण, विशिष्ट हो गया। फिर विशेषण अधिक विशेष्य बराबर विशिष्ट। तो श्वेत कंचुक विशिष्ट हुआ पुरुष, ठीक है ना। अब उसको बुलाया है। अब यदि वहां यहां पर दोनों का अलग अलग विधान मानेंगे, निरपेक्षतया विधान मानेंगे, तब दो वाक्य बन जाएंगे, श्वेत कंचुकम आनय पुरुषम आनय, ऐसा हो जाएगा। तब वाक्य भेद हुआ, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा? फिर वाक्य भेद होगा, दोनों का विधान मानेंगे, फिर कृति भी वैसी होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने जाकर वहां पर क्या करना चाहिए? उसके शरीर में से वो सफेद शर्ट निकाल लेना चाहिए, ले आना चाहिए, फिर दोबारा जाना चाहिए, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को लाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है कि नहीं। फिर यहाँ पर विधान स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से, दोनों का अलग अलग विधान है, निरपेक्ष रूप से, सामानाधिकरण रूप से, का दोनों मिलकर एक का विधान है, एक का विधान है कि नहीं। किंतु वाक्य क्या है? श्वेत कंचुकम आनय। इसका अर्थ क्या होता है फिर? श्वेत कंचुक वान जो पुरुष, उसको ले आओ। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? विशेष विशेषण भाव करके विशिष्ट का एक का ही विधान हुआ। इसीलिए वो आदमी क्या करता है? वो जाता है श्वेत कंचुक वाले को बुला के लाता है। तो विशेष जो श्वेत कंचुक वाला पुरुष वो आ गया, तो श्वेत कंचुक भी आपसे आप आ ही जाता है। उदाहरण समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर भी सोमेन यजेत, यहाँ पर दोनों का निरपेक्ष रूप से कि वह सामानाधिकरण रूप से कि वह एक साथ देख लिए, दोनों का स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से विधान मानेंगे, तो प्रत्येक तो एक है, उसकी आवृत्ति करना पड़ेगी, तब दो वाक्य बन जाएंगे, और दो वाक्य बनेंगे तो वाक्य भेद होगा, ठीक है ना जी। और वाक्य भेद होगा तो विकल्प तैयार हो जाता है। अब जब विकल्प तैयार हो जाता है तो 8 प्रकार के दोष भी आते हैं। इसलिए यहाँ पर उभय भेद उभय विधान नहीं है। फिर क्या करना है? विशिष्ट का विधान है, और विशिष्ट कैसा होता है? एक होता है कि नहीं। फिर विशिष्ट का बोध होगा कैसे? वाक्य में तो शब्द है सोमेन, तो फिर सोमेन पद में लक्षणा करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सोमवान, तृतीय हो जाएगी सोमवता, फिर करण रूप से अन्वय हो जाएगा याग का, तब वाक्य बोध होगा क्या? सोमवता यागेन इष्टम भावेत। क्या जी? सोमवता यागेन इष्टम भावेत। सोम वाला जो याग, उसके द्वारा
इष्ट की सिद्धि करो, ये वाक्य अर्थबोध हो जाएगा। लग गया जी। तो विशिष्ट का एक का विधान मानने के लिए क्या करना पड़ा? सोम पद में लक्षणा करनी पड़ी। अजत लक्षणा मतुबर्त में लक्षणा हो गया जी। और यदि वाक्य भेद मानेंगे, समझ लीजिए दोनों का अलग अलग विधान मानकर, तो कितने दोष आते हैं जी? 8 दोष आते हैं। तो यहाँ के वाक्य पूरे लग गए आपको। न च उभय विधाने वाक्य भेद, उभय विधाने वाक्य भेद न, क्योंकि उभय विधान हो तब वाक्य भेद होगा ना, तो उभय का विधान ही नहीं है। फिर कैसा विधान है? उभय का विधान कैसा नहीं है? तो प्रत्येकम उभय से अविधानात्, प्रत्येक का एक एक का दोनों का अलग अलग विधान नहीं है, जिससे वाक्य भेद हो जाता। तो प्रत्येकम उभय से अविधानात्, दोनों का अलग अलग रूप से विधान न होने के कारण वाक्य भेद नहीं होगा। फिर बोलेंगे विधान कैसा है जी? तो किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, किंतु विशिष्ट एक का ही क्या है? अतः वाक्य भेद नहीं होगा। वाक्य भेद बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि वाक्य भेद हुआ तो 8 प्रकार के दोष आते हैं, किंतु उस 8 प्रकार के दोष को हम कल समझाते हुए आगे चलेंगे। ठीक है ना? समय हो गया ना? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।